आईपीएल 2026 का जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो मैंने लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर आपसे बातचीत करी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स क्योंकि ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग टीम थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उनसे उम्मीदें थी। उनके ओनर ने ऋषभ पंत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, टीम को लेकर बड़ी बातें करी थी, अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करी थी और करते हैं भी ये, हर कोई करते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था, जब एलएसजी का हार का दौर शुरू हुआ था इस सीज़न, तो जो मैंने आपसे पहले बातचीत करी थी, वीडियो के ज़रिए बनाया था, तो उसमें मेरी शुरुआत इसी से थी कि इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल खेल क्यों रहा है। और इतने मैच हो गए हैं, सारी चीज़ें लगभग अब क्लियर भी हैं, प्लेऑफ्स की तरफ जा रहे हैं हम, और अभी भी सवाल यही है और बात वही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये सीज़न खेला क्यों। देखिए, ये सवाल इसलिए जायज़ हो जाता है क्योंकि इस टीम का जीत से कोई भी सरोकार नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये टीम जितनी ऑन पेपर मजबूत दिखाई दे रही थी, उससे ज़्यादा कहीं कमज़ोर ये फील्ड पे है। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि टीम में जीत का एक जज्बा दिखता है, एक आग दिखती है जीत की, लेकिन वो इस टीम से मिसिंग था। इवन जीत को लेकर ही नहीं, टीम बॉन्डिंग को लेकर भी हम देखें तो वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। बैटिंग परफॉर्मेंस में, बॉलिंग परफॉर्मेंस में, कैप्टन के परफॉर्मेंस में, कैप्टनसी पर, इन सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे और उस एनालिसिस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक है तो इतना एक हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट होने के बावजूद टीम लैग कहाँ कर गई, क्यों अपने किसी भी प्लेयर पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाई। क्योंकि अब तो ऑफिशियली सारी चीज़ें क्लियर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस साल अब तक 11 मैच खेल लिए हैं, 8 में हार मिली है और 3 में जीते हैं। अपने घर को, अपना गढ़ तो अब तक नहीं बना पाई एलएसजी। एक मैच बेंगलुरु से किसी तरह जीत गए थे और लास्ट मैच जो चेन्नई से हारे, और जिस तरह हारे, उसने सारी चीज़ें खोल कर रख दी कि आप भैया इस सीज़न में क्या करने आए थे, क्यों कर रहे थे और क्या ही कर रहे हो, उसके चलते बाहर ही हो जाओ। तो एनालिसिस की शुरुआत करते हैं टीम मैनेजमेंट में जुड़े हुए बड़े नामों से, फिर उसके बाद बैटिंग पे आएंगे, बॉलिंग पे आएंगे और फिर अंत में ऋषभ पंत में आएंगे कि ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहे थे या सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को आएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ टीम मैनेजमेंट में जो बड़े नाम जुड़े हुए हैं, उसमें टॉम मूडी, जस्टिन लैंगर, भरत अरुण बॉलिंग कोच, लांस क्लूजनर, मतलब एक से एक दिग्गज टीम ओनर ने इस मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराए। और उसके बाद टीम में भी बड़े अच्छे अच्छे नाम थे, जैसे कि मिचेल मार्श, खुद कप्तान ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, फिर जॉश इंग्लिश भी आ गए, मोहम्मद शमी, मोहसिन, आवेश खान, मतलब ठीक ठाक टीम थी, एक बहुत अच्छी टीम थी। और बॉलिंग यूनिट की बात करूँ तो बहुत अच्छी टीम थी। अर्जुन तेंदुलकर भी थे इसमें, मयंक यादव भी थे, दिग्विजय राठी भी थे, लेकिन सिर्फ नाम के रह गए, कुछ परफॉर्मेंस किसी से भी नहीं निकला। थोड़ा जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते गए, मिचेल मार्श रंग में आने की कोशिश करते गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब तक जॉश इंग्लिश को टीम का पार्ट बनाया, तब तक तो बहुत ही देर हो गई थी। अगर यही काम पहले कर लिया होता तो कुछ उम्मीदें जगी भी होती। तो क्या इतने बड़े नाम मैनेजमेंट में जोड़ लेना, यही एक दिक्कत तो नहीं हो गई? कहीं इसी ने तो थोड़ा क्लैश क्रिएट नहीं किया? क्योंकि टॉम मूडी वो भी एक इंटरनेशनल कोच रहे हैं, लांस क्लूजनर साउथ अफ्रीका लीग में भी कोचिंग करते हैं, जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के भी कोच रहे हैं, कई बड़े नाम, भरत अरुण इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं। तो क्या इतने बड़े नाम एक टीम मैनेजमेंट में एक साथ अगर जुड़ते हैं तो क्या कहीं कोई दिक्कत आई, कोई जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं बन पाई टीम में, कप्तान में, टीम में, किसी तरह का तालमेल? क्योंकि जब बड़े लोग होते हैं तो हर किसी की अपनी राय होती है और उस राय से मिलकर एक पॉइंट तक निकलना बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। तो क्या एलएसजी उसी फेर में फंस गई थी? क्या कई बड़े नामों को लेकर चलने के चक्कर में ही एक प्रॉपर टीम की तरह नहीं खेल पाई एलएसजी? हो सकता है, क्योंकि टॉम मूडी की अपनी राय होगी, जस्टिन लैंगर की अपनी राय होगी, भरत अरुण बॉलिंग को लेकर अलग राय रखते होंगे, लांस क्लूजनर अलग राय रखते होंगे। हालांकि सबका काम डिवाइडेड था, लेकिन जब एक टीम मीटिंग होती होगी तो ये सारे पॉइंट सामने आते होंगे। तो कहीं इन्हीं सब कारणों की वजह से तो नहीं टीम को स्ट्रगल करना पड़ा। अब आते हैं बैटिंग की तरफ। बैटिंग में एलएसजी ने क्या किया ये देखिए, हम सब जानते हैं।
चाहे ऋषभ पंत हो, निकोलस पूरन हो, मिचेल मार्श हो, जॉश इंग्लिश हो, एडन मार्करम हो या आयुष बदौनी से लेकर और भी किसी ने भी कोई ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दी है। मिचेल मार्श जब तक रंग में आए तब तक देर हो गई थी। जॉश इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टीम का पार्ट बने, तब तक देर हो गई थी। एडन मार्करम जो कि ओपनिंग स्लॉट पर खेलते हैं, हमने देखा है लीग्स में, और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको आपने जगह पर रखा ही नहीं। ऋषभ पंत ओपनिंग करें कि नंबर 3 खेलें कि 4 खेलें कि 5 खेलें, खुद ही कंफ्यूज रहे, पूरे सीजन कंफ्यूज ही रहे, इवन लास्ट मैच तक कंफ्यूज रहे कि उनको किस नंबर पर बैटिंग करने आना है। निकोलस पूरन, जिसने 3 नंबर पर आकर पिछले सीजन बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी थी, और करते हैं, हर लीग में हम उनको देखते हैं, उनका एक नंबर जो है फिक्स होता है, उस नंबर पर आकर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। निकोलस पूरन 3 नंबर पर आके इस सीजन में भी शायद एक ही मैच खेले और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उस मैच में खेल के गए थे, लेकिन उनका भी नंबर फिक्स नहीं था। तो जैसा कि टॉम मूडी ने भी कहा, जब उनसे पूछा गया चेन्नई मैच के बाद कि कहाँ दिक्कत हुई बैटिंग में, जो क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, तो टॉम मूडी का भी कहना था कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाए। भाई कैसे नहीं दे पाए? क्योंकि आपने उनको एक नंबर, एक रोल प्रोवाइड ही नहीं किया। अगर आप उनको एक नंबर प्रोवाइड करते, एक रोल प्रोवाइड करते कि भाई इस नंबर पर आपको खेलना है, अगर पहले की जल्दी विकेट गिर जाएंगे तो आपको ऐसे परफॉर्मेंस करनी है, ऐसे बैटिंग करनी है, और ओपनर्स का ये काम है, तब तो रोल तय भी होता। आप सारा ठीक रहा, आप फोड़ देंगे मिडिल ऑर्डर पे, तो ये ठीक चीज़ नहीं है। अगर जॉश इंग्लिश बहुत लेट आए, चलिए उनकी बात ही नहीं करते हैं, जॉश इंग्लिश को छोड़ देते हैं, हम एडन मार्करम पे चलते हैं, मिचेल मार्श पे चलते हैं, ऋषभ पंत पे चलते हैं, निकोलस पूरन पे चलते हैं। क्या इनमें से किसी का भी बैटिंग स्लॉट कंफर्म था पूरे सीजन? क्या किसी की ओपनिंग कंफर्म थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कभी एडन मार्करम ओपन करने आ रहे हैं, ऋषभ पंत आ रहे हैं, तो कभी आयुष बदौनी आ जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा था एलएसजी कैंप में, ये एलएसजी कैंप वालों को भी ठीक से नहीं पता है कि उन्होंने पूरे सीजन में किया क्या है। एक बैटिंग ऑर्डर प्रॉपर तरीके से, अगर मैं बोलूं 1 नंबर से 5-6 नंबर तक दे दें, तो एलएसजी में आपने देखा होगा कि कोई भी स्लॉट किसी का भी कंफर्म नहीं था। इवन कप्तान को भी किस नंबर पर खेलना है ये कंफर्म नहीं था। तो एलएसजी का सबसे बड़ा लैक अगर कहीं हुआ बैटिंग में, तो उनके बैटर्स का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होना, प्लस जो बैटर्स हैं उनका की रोल क्या है ये भी डिसाइड नहीं था कि किस बैटर को किस अंदाज में खेलना है। अगर ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, टीम मीटिंग में इसकी चर्चा हुई होती है, तो वो सारी चीज़ें ग्राउंड पे दिखती हैं। लेकिन टीम बिखरी हुई थी, जैसे मैंने आपसे कहा, परफॉर्मेंस की कमी तो थी ही, प्लस एक बॉन्डिंग में भी कमी थी। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। मोहम्मद शमी एक ज़बरदस्त शुरुआत करी थी इस आईपीएल में उन्होंने, तो लग रहा था कि भाई टीम इंडिया से उनको क्यों दूर रखा गया है। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता गया, वो भी अपना रंग खोते गए। एक ठीक ठाक पिटाई लगनी मोहम्मद शमी को स्टार्ट हो गई। मयंक यादव इंजर्ड हैं, उनसे तो जैसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टीम का बस हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन यूज़ उनका भी नहीं हो पा रहा है एलएसजी कैंप में। तो क्या अगर वाकई चोटिल हैं तो मयंक यादव को अभी से हिस्सा बना के रखना ज़रूरी है? तो भैया आप भेजिए उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जाए वहाँ परफॉर्म करें, ट्रेनिंग लें, फिट हों, फिर आए खेलें। तो ऐसे कैंप में बैठाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। एक अगर इकलौते बॉलिंग डिपार्टमेंट में एलएसजी की तरफ से बात करूं, या मैं ओवरऑल टीम की बात करूं, तो प्रिंस यादव को छोड़कर किसी भी टीम मेंबर ने इम्प्रेस नहीं किया एलएसजी की तरफ से। प्रिंस यादव इकलौता ऐसा जुझारू खिलाड़ी जिसने परफॉर्म करके दिखाया, विकेट लेके बताया, एक लंबे दौर तक इस टूर्नामेंट के पर्पल कैप की रेस में भी शामिल रहे, और हो सकता है अभी भी हों, अभी भी उनके पास 3 मैच हैं, अच्छा परफॉर्म करके उस रेस में और आगे आ सकते हैं वो। लेकिन कहावत है ना कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो बस अकेले प्रिंस यादव के परफॉर्मेंस करने से नहीं होगा। आवेश खान बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहे। मोहसिन खान ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी करी, विकेट लिए, लगा मोहसिन खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बाद में पिटाई उनकी लगनी भी चालू हुई। दिग्वेश राठी उस रंग में नहीं नजर आए, इसलिए उतने ज़्यादा चेक काट भी नहीं पाए। अर्जुन तेंदुलकर का इस्तेमाल ही नहीं किया एलएसजी ने। मयंक यादव मैंने आपको बताया चोटिल थे। इसी तरह बहुत से खिलाड़ी हैं जिनका इस्तेमाल एलएसजी उस तरीके से नहीं कर पाया जैसे अर्जुन तेंदुलकर का नहीं कर पाया। अगर आप हार रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना बनता था।
चलिए अब आते हैं कप्तान की तरफ। कप्तान ने भैया और 200-250 के आसपास इनके रन हैं, 27 की एवरेज से कुछ इन्होंने 200-250 या 270 के करीब रन बनाए हैं। बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं करी है, मतलब 27-28 करोड़ में अगर इनको ओनर ने खरीदा और कप्तान बनाया तो बड़ी उम्मीदें की होंगी संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत से, लेकिन ऋषभ पंत उस पर पूरी तरीके से खरे ही नहीं उतरे। और ऋषभ पंत की कप्तानी को भी आप फील्ड पे देखेंगे ना तो बड़े लचीला सा प्रदर्शन रहा, यानी जैसे मन नहीं कर रहा है उनका कप्तानी करने का। डीआरएस को भी देखा, बड़ी कैजुअली डीआरएस के चीज़ों को ले रहे हैं। कौन बैटिंग जाएगा पहले, कौन बॉलिंग कैसे कराएगा, किससे क्या बात करनी है, जैसे बिल्कुल फील्ड पे सिर्फ बॉडी है, दिल दिमाग कहीं है ही नहीं, मैच जीतना चाह नहीं रहे। सीएसके के साथ जो लास्ट मैच हुआ उसमें देखिए आप, पोल पट्टी पूरी खुल गई। फील्डिंग पे भी आते हैं तो इतने कैचेस छोड़े हैं एलएसजी ने कि उनका भी एक फेरिस्त बन गई है। तो कप्तानी के तौर पर ऋषभ पंत फेल हुए, बैटर के तौर पर भी फेल हुए, और इन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से अब टीम इंडिया में उनकी वापसी फिलहाल T20 क्रिकेट में मुझे दिखती नहीं बनती है, क्योंकि इनसे बड़े बड़े दावेदार संजू सैमसन, ईशान किशन उस रेस में ऑलरेडी हैं। और प्रभ सिमरन भी हो गए विकेट कीपर, या ध्रुव जुरेल हो गए, जितेश, ये ऑलरेडी रेस में आ चुके हैं। तो ऋषभ पंत T20 क्रिकेट का हिस्सा इंडियन क्रिकेट टीम में इन्हीं परफॉर्मेंस की बदौलत नहीं कर पाएंगे। तो क्या एलएसजी उनको अगले साल भी कंटिन्यू करेगी अपने साथ, ये देखने वाली बात है, क्योंकि संजीव गोयनका को अभी भी ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें हैं। ऋषभ पंत उस पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं, ये अब अगले सीजन ही देखने को मिलेगा। बाकी 3 मैच जीत भी जाती है एलएसजी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है। बात करें फील्डिंग की, तो फील्डिंग मैंने आपको बताया कैचिंग छोड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। कोई बहुत अच्छी फील्डिंग भी एलएसजी की नहीं रही है, ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। वहीं एक बहुत मजबूत कारण जो सबसे आखिरी में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि अपने होम को, यानी अपने ग्राउंड को, जो लोकल ग्राउंड है इनका, यानी लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम, उसको लखनऊ की क्रिकेट टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स अपना गढ़ नहीं बना पाए, और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, वहाँ पे जीत ना पाना, अपनी होम कंडीशंस पे जीत ना पाना, ये सबसे बड़ा कारण रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के इस टूर्नामेंट में बाहर होने का। और ये सिर्फ इस सीजन नहीं, पिछले सीजन से हम देखते आ रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जो अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाती है। अगर सबसे ज़्यादा वो मैच कहीं हारती है तो वो अपने घर पे ही हारती है। इसीलिए जो आरसीबी के साथ एलएसजी का मैच हुआ उसमें 90% जो क्राउड आया था वो विराट कोहली की वजह से आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन लकीली उसमें एलएसजी को जीत मिल गई। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी टीम मैनेजमेंट को, किस तरह से अपने होम कंडीशन को, अपने होम ग्राउंड को अपना गढ़ बनाएं। जैसे मुंबई, जैसे चेन्नई और आरसीबी अदर टीम्स के हैं, वैसे ही अगर आप अपने होम कंडीशन पर जीतना शुरू कर दोगे तो 7 से 8 मैच आपको अपने होम कंडीशन पर मिलते हैं। अगर आप वो जीत लेते हो तो आप ऑलरेडी प्लेऑफ्स की रेस में शामिल हो सकते हो या प्लेऑफ तक क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जब आप उनको ही अपना मजबूत गढ़ नहीं बनाओगे, अपना बेस नहीं बनाओगे, बेस कैंप मजबूत नहीं करोगे, तो क्वालिफाई की तो बात ही छोड़ दी जाती है। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से एलएसजी बाहर हुई। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस टीम की, ऋषभ पंत की कैप्टनसी, टीम मैनेजमेंट के डिसीजंस, कई अहम खिलाड़ियों को नहीं खिलाना जैसे अर्जुन तेंदुलकर, अश्विन कुलकर्णी, इन्हीं सबको लेकर मैंने आपसे इस वीडियो में बात करी। तो जो भी आपको लगता हो कि एलएसजी बाहर हुई उसके पीछे क्या कारण है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।